नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों आज यहां पे 31 मई और शुरू करते हैं 31 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में यहां पे किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ बता रहा हूं मेरे साथियों। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे कुलदीप सिंह जी। यस, तो कुलदीप सिंह जी की जब बात करते हैं तो वर्तमान में सीआरपीएफ के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं और इन्हें यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया। यहाँ पे देखिए एनआईए दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यस, अभी किसके पास था ये? तो अभी यहाँ पे देखिए मेरे साथ वाईसी मोदी जी, तो वाईसी मोदी जी से ये जो चार्ज हटा दिया गया और सीआरपीएफ के जो डीजी हैं कुलदीप सिंह जी, उन्हें देखिए इसका एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया है। देखिए हम जब बात करते हैं वाईसी मोदी जी के बारे में, तो वाईसी मोदी जी को यहाँ पे सितंबर 2017 में यहाँ पे देखिए अपॉइंट किया गया था और इनका कार्यकाल देखिए भी हाल ही में यहाँ पे खत्म हो गया है। देखिए चलिए, तो हम जब बात करते हैं देखिए एनआईए के बारे में, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, राधा विनोद राजू के द्वारा से फाउंडेड किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, और 2009 में ये बनी थी। क्यों बनी थी मैं बताऊंगा थोड़ी देर से आपको। देखिए हम जब बात करते हैं अभी हाल ही में बहुत सारे डीजीज हैं, बहुत सारे देखिए यहाँ पे हेड्स हैं, उनके लिए क्वेश्चन बनते हैं। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को कि यहाँ पे आर्मी की जो चीफ है वो है मनोज मुकुंद नरवणे जी, नवल की जो चीफ है वो है करमवीर सिंह, एयर चीफ की जब बात करते हैं तो देखिए राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं, बीएसएफ राकेश अस्थाना, सीबीआई के जो नए डायरेक्टर बने हैं वो है सुबोध कुमार जायसवाल, इनका अपॉइंटमेंट जस्ट लेटेस्ट हुआ है। देखिए अभी सीआरपीएफ की जब बात करते हैं तो सीआरपीएफ की जो डीजी हैं जिनका नाम है कुलदीप सिंह, इन्हें ही देखिए एडिशनल डीजी बनाया गया, किसका एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है एनआईए का। जो आज का क्वेश्चन है हमारा, हम जो बात करते हैं आईबी के तो अरविंद कुमार जी हैं, एनएसजी यहाँ पे एमए गणपति हैं और लास्ट में आता है एनडीआरएफ जिसके एसएन प्रधान जी हैं। हम जब बात करते हैं देखिए सर, हम एनआईए की बात करते हैं, हुआ क्या था कि जब देखिए हम मुंबई अटैक्स की बात करते हैं तो 26/11 की घटना हुई थी। आप जानते हैं मेरे साथियों कि 26 नवंबर 2008 को यहाँ पे मुंबई पे देखिए टेररिस्ट अटैक्स हुए थे और यहाँ पे उनको ओवरकाउंट करने के लिए, उन्हें काउंटरपार्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ब्लैक टॉर्नेडो। यस, तो मुंबई हमले को देखिए काउंटरपार्ट करने के लिए यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम है ब्लैक टॉर्नेडो। और देखिए बहुत सारे हमने जवानों को, बहुत सारे अधिकारियों को पे शहीद होते देखा था। तो देखिए कहीं दोबारा से ऐसी घटना घटित ना हो और यहाँ पे टेररिज्म को देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म करने के लिए और उनको बहुत अच्छी तरह से डील अप करने के लिए एनआईए की स्थापना की गई थी 2009 के अंदर। ये सिंपल बात बता दी है। देखिए जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एफबीआई होती है, उसी की तर्ज पर एनआईए की स्थापना की गई है जो सेंट्रली हेडेड यहाँ पे बॉडी है। हम जब बात करेंगे, देखिए भारत में बहुत सारी स्पेस, देखिए भारत में बहुत सारी स्पेस में गया था गलती से, बहुत सारी देखिए यहाँ पे एजेंसीज हैं जो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है। हम जब बात करते हैं देखिए एनआईए बनाया गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे रॉ है, यहाँ पे डीआईए दैट इज डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, फिर यहाँ पे देखिए एनटीआरओ है जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देखिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और साथ ही साथ में सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है। तो ये सारी की सारी देखिए एजेंसीज हैं जो कहीं ना कहीं इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस एक काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो ये दिया गया मेरे साथियों कि अभी हाल ही में हम जब बात करेंगे तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का जो नाम है बदल के कर दिया गया है आईबीडीएफ। इसका सही नाम क्या है और इसमें डी का अर्थ क्या है? इसमें डी का जो अर्थ है वो है डिजिटल। यस, तो आईबीएफ को देखिए अब रिनेम्ड किया गया है ऐसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, जिसका मेन लक्ष्य है कि भारत के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे देखिए जो चीजें दी जा रही है उनको सही मायने में निगरानी करना। देखिए ओटीटी कंटेंट की बात करें, हम जितने भी देखिए वेब सीरीज की बात करते हैं, इन सबको देखिए देखा जा रहा है, कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे बाद में इसके जो परिणाम है वो बहुत भयानक हो सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारा कंटेंट आ रहा है जिसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं गतिविधियों पे सवाल उठ सकता है, तो उन सबकी निगरानी करने का जो कार्य है वो इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ पे मिस्टर के माधवन जी देखिए वर्तमान में प्रेसिडेंट है और इसकी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के जो चीफ हैं वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, जैसे राजेश शर्मा जी है वो इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यूएन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे यूएन के द्वारा यहाँ पे इंडियन पीस कीपर्स को किस प्रेस्टिजियस मेडल से नवाजा गया है और किन को नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है ये सभी। यस मेरे साथियों, यहाँ पे कॉर्पोरल युवराज सिंह जी हैं, इवान माइकल पिकार्डो भी हैं, मूलचंद यादव जी हैं, जिन्हें बहुत ही फेमस यहाँ पे हॉमर शॉल्ट अवार्ड से दिया गया। देखिए तो हम जब बात करते हैं यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे देखिए बहुत ही फेमस एक अवार्ड है जिसका नाम है डैग हैमरशोल्ड पुरस्कार। तो डैग हैमरशोल्ड पुरस्कार है जिनसे इन तीनों को पुरस्कार किया गया है, जिसमें युवराज सिंह जी हैं, इवान माइकल पेकार्डो हैं और मूलचंद यादव जी हैं। अब देखिए हम जब बात करते हैं ये है क्या, 18 सितंबर 1961 को देखिए सेक्रेटरी जनरल थे जिनका नाम है डैग हैमरशोल्ड, इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है यूएन के पीस कीपिंग फोर्स मिशन के अंदर। देखिए होता क्या है आपको बता दूं कि जो यहाँ पे यूएन के पार्ट है, तो यूएन के द्वारा पूरे एक ऐसे देशों में देखिए फोर्स रखी जाती है जहां पे स्थिति थोड़ी गंभीर है। खासकर आप देख पाएंगे कि अफ्रीका के देशों में जहां पे समस्या बहुत ज्यादा जटिल है, जहां पे देखिए वास्तव में जो कंडीशन है वो ज्यादा सही नहीं है, तो वहां पर देखिए कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, वहां पे देखिए कहीं ना कहीं पीस को मेंटेन करने के लिए विश्व भर के अंदर से जितने भी इसके सदस्य देश हैं वहां से बहुत सारे आर्मीज के कुछ टुकड़ों को बुलाया जाता है और वहां पे इन्हें स्थायी रूप से रखा भी जाता है, उसे बोलते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो भारत भी इसमें शामिल है और भारत के देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे सदस्यों ने, भारत के बहुत सारे जवानों ने यहाँ पे अपनी देखिए योग्यता को साबित भी किया है। तो हम जब बात करेंगे तो इन पीस कीपिंग मिशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति शहीद होता है तो शहीद होने के बाद उन्हें देखिए सम्मान किया जाता है इसी पुरस्कार से। और देखिए अभी तक 129 यहाँ पे सोल्जर्स हैं, पुलिसमैन हैं, सिविलियंस हैं जिन्हें अवार्ड मिल चुका है यूएन की तरफ से। यूएन का प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो मरणोपरांत दिया जाता है। तो हम जब बात करेंगे देखिए कॉर्पोरल युवराज सिंह है जो सर्व कर रहे थे यूएन नेशन मिशन के अंदर साउथ सूडान में, जो उस समय उनकी देखिए डेथ हो गई थी। फिर यहाँ पे इवान माइकल पेकार्डो है, ये सिविल पीस कीपर थे जो एसोसिएटेड थे यहाँ पे देखिए सिविल पीस कीपर में यहाँ पे मिशन के अंदर। और साथ ही साथ देखिए मूलचंद यादव जी थे दो जो एसोसिएट थे देखिए यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन के अंदर इराक में। तो इन तीनों को देखिए मरणोपरांत यहाँ पे जो इनका प्रेस्टिजियस अवार्ड है उसे सम्मानित किया जाएगा। एक क्वेश्चन है जो बहुत प्यारा बनता है देखिए यूएन को लेके, सिंपल क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे देखिए कि हम जब बात करते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लिबरेजिंग द पावर ऑफ द यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, द रोड टू अ लास्टिंग पीस। ये देखिए थीम दी गई है इसकी, वैसे ही ऊपर है ये नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले बता दूं मेरे साथियों कि हम जब यूएन की बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी संस्थान में से एक है और जब बात की जाएगी तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पे, सच कहूं तो ये किसकी आत्मकथा है। अगर मैं सच कहूं तो देखिए ये क्वेश्चन मैं लेना चाहता नहीं था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को जब पढ़ा और एनालाइज किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताना चाहिए कि ये वास्तव में चीजें बताने योग्य भी है। तो सच कहूं तो यहाँ पे देखिए जो ऑटोबायोग्राफी है ये है नीना गुप्ता जी की। देखिए नीना गुप्ता जी यहाँ पे महिला अदाकारा है जिनको हमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा और उन्हीं की देखिए यहाँ पे आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है सच कहूं तो। अब ये क्यों फेमस है, देखिए जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और ये जिस दिन रिलीज होने वाली है जब उसके बारे में जाना तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये रिलीज होने वाली है 14 जून को। ये 14 जून को क्योंकि मैं बताऊंगा थोड़ी देर से भी। देखिए इसे पब्लिश किया जा रहा है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। अब इन्होंने क्या किया है, इस किताब के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उनके बहुत सारे इश्यूज को खोल कर रख दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलिटिक्स जो हो रही है, यहाँ पे कास्टिंग काउच है और सबसे मेन चीज यहाँ पे नेपोटिज्म, जो देखिए अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था सुशांत सिंह राजपूत की यहाँ पे डेथ के बाद में। तो हम जब बात करते हैं तो 14 जून ही क्यों, देखिए 14 जून की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की देखिए डेथ हुई थी 2020 में इस दिन के अंदर। और उनके बहुत सारे फैंस की डिमांड थी कि सर इसे देखिए एक डे घोषित किया जाए जिसे बोलते हैं वर्ल्ड एंटी नेपोटिज्म डे। देखिए ये अभी कोई डे नहीं है, वरना बोल दे सके वर्ल्ड एंटी नेपोटिज्म डे के बारे में हमने पढ़ा दिया। ये कोई डे नहीं है, ये फैन के द्वारा मनाया गया एक देखिए पोस्टर है जो मैंने यहाँ पे ले लिया है, ऐसे यूज कर लिया है। देखिए सही बात भी है। आपको बताऊं कि भारत के अंदर बहुत सारे टैलेंट है जो कहीं ना कहीं शिकार हुए इन सबका लेके। तो ये सत्य बात है, जब तक हमारे भारत में सिफारिश चलती रहेगी तब तक बहुत सारा टैलेंट यहाँ पे दबता रहेगा। सही मायने में टैलेंटेड है। आपने एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भारत के अंदर टैलेंट को इतना बढ़ावा क्यों नहीं मिलता है। कैसे बढ़ावा मिले साथ मेरे, जहां पे कदर सिफारिश की ज्यादा हो वहां पे टैलेंट तो डूब ही जाता है। चलो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग यूथ हैं, इसको बदल सकते हैं। यू हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। चलिए आप बदलिएगा जरूर। देखिए साथियों हम जब बात करते हैं बॉलीवुड को लेके तो 1930 में भारत में देखिए सही मायने में जो बॉलीवुड इसकी स्थापना की गई थी। और मैं जब बात करता हूं देखिए बॉलीवुड के बारे में तो बॉलीवुड को कहीं ना कहीं सही मायने में स्थापित करने वाले जो व्यक्ति है वो है दादा साहब फाल्के जी। और आपको बता दूं कि देखिए
फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है किसे, दादा साहब फाल्के को। और दादा साहब फाल्के के द्वारा ही पहली बार यहाँ पे मूवी बनाई गई थी जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। देखिए ये बोलती हुई मूवी नहीं थी, ये एक प्रकार की मूक मूवी थी, जो साइलेंट मूवी थी, जिसमें देखिए सिर्फ आप एक्शंस के माध्यम से इस मूवी का मजा ले सकते थे। लेकिन भारत के अंदर जब बात करते हैं तो भारत के अंदर बनने वाली जो पहली बोलती हुई मूवी है उसका नाम है आलम आरा। ये फैक्ट मैंने बता दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार केबीसी में पूछा गया था, मुझे आज भी याद है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे अभी हाल ही में कि पीएम केयर जो फॉर चिल्ड्रन स्कीम है इसको घोषित किया गया है किसके द्वारा। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो स्कीम है इसको घोषित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम जब बात करते हैं ये क्या है जरा समझिए। देखिए जिस तरह से बहुत सारे राज्यों ने घोषणा कर दी थी कि जिनके पेरेंट्स का निधन इस कोविड-19 की पैंडेमिक में हो गया है तो उन बच्चों को यहां पे किसी प्रकार से समस्या ना आए, और उन बच्चों के भरण पोषण के लिए बहुत सारे राज्य सरकार ने प्रयास भी किए थे। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो लिया गया है, और पीएम केयर फंड के द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ा जो फंड है वो एलोकेट किया गया है ऐसे ही देखिए बच्चों को। हम जब बात करेंगे इसमें 10 लाख रुपए देखिए कॉर्पस फंड है जो यहाँ पे बच्चों को मिलने वाला है, जो देखिए इस कोविड-19 की पैंडेमिक के अंदर यहाँ पे अनाथ हो गए हैं। हम जब बात करते हैं इसमें होगा क्या, देखिए तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट किया जा रहा है 10 लाख रुपए का फॉर द चिल्ड्रन जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, और जब तक उनकी आयु 18 वर्ष की नहीं होती तब तक ये फिक्स डिपॉजिट रहने वाला है। इसमें देखिए बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, साथ ही साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है फॉर दी हायर एजुकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखिए, हम जब बात करते हैं पीएम केयर फंड के बारे में तो यहाँ पे प्रीमियम भरा जाएगा यहाँ पे आयुष्मान भारत के लिए, ताकि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके यहाँ पे 5 लाख तक का। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया है। हम जब बात करते हैं पीएम केयर फंड के बारे में, देखिए आप जानते हैं कि जब ये कोविड की आपदा शुरू हुई थी माफ कीजिएगा, जब एक कोविड की आपदा शुरू हुई थी तो यहां पे देखिए कोविड की आपदा में कहीं ना कहीं धन संपदा को इकट्ठा किया गया ताकि यहां पे जो पैसा आएगा वो भारतीय लोगों के जनहित में लगाया जा सके। जब पीएम केयर फंड की बात करते हैं इसका देखिए फुल फॉर्म भी बड़ा मजेदार है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा, द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, और इसी को शॉर्ट में कहा गया है देखिए पीएम केयर फंड्स। देखिए यहां पे एक बात तो मैं मानता हूं, सरकार जो भी चीज लेके आती है उसके पीछे शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो यहां पे केयर्स का भी शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण किया गया है। तो कोविड-19 के पैंडेमिक के अंदर देखिए भारतीय लोगों को वित्तीय सहायता राशि के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए फंड बनाया गया था। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे चेयरमैन है और 27 मार्च 2020 को ये फंड बनकर तैयार हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। इनमें से कौन सा यहाँ पे गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च की है बाल सहायता योजना। देखिए बहुत सारे राज्यों ने ना बहुत सारी योजना लॉन्च कर दी है, तो प्लीज मैं आपसे चाहूंगा कि आप इन्हें डेली बेसिस पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं कंपाइलेशन वीडियो के अंदर यहाँ पे सारी की सारी जो स्कीम्स हैं वो एक ही जगह पे बता दूंगा, ताकि किस राज्य ने किस स्कीम को लॉन्च किया है यदि एग्जामिनेशन कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहां से ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे अलग अलग स्टेट से हैं, और डेफिनेटली आप जब स्टेट्स का एग्जामिनेशन देंगे तो स्टेट्स उस राज्य की परियोजना को ज्यादा प्रायोरिटी देगा एज कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मैंने पर्सनली दिखाया अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र राज्य की यहाँ पे स्कीम्स को जल्दी पढ़ लीजिएगा जो कोविड को लेकर बनाई गई है, इसलिए आपको मैं सारी की सारी स्कीम्स को एक ही जगह पे लाके पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। तो इससे देखिए लेके आया है कौन सी राज्य सरकार पे, बिहार राज्य सरकार। यस देखिए तो नीतीश कुमार जी ने देखिए यहाँ पे शुरू की है बाल सहायता योजना, जिसके अंदर देखिए कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1,500 रुपए की जो सहायता राशि वो दी जाएगी 18 वर्ष की आयु तक। और ऐसी देखिए कुछ योजना लेके आए मध्य प्रदेश और यहाँ पे हरियाणा राज्य की सरकार। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना लाई गई है, जिसके अंदर ही कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे उच्च शिक्षा स्कूली शिक्षा में सहायता देने वाली है, साथ ही साथ में 5,000 रुपए की जो प्रतिमाह सहायता राशि वो दी जाएगी। काफी बड़ा अमाउंट होता है 5,000 रुपए प्रतिमाह एज कंपेयर टू द सरकार, क्योंकि सरकार पे देखिए काफी ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ जाता है इन सबको लेके। ठीक है, अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा स्वास्थ्य और यहाँ पे सामान्य शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाएगा। वहीं पे जब मैं बात करता हूं देखिए यहाँ पे खट्टर जी के बारे में, मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में, तो ये कहा जा रहा है कि 18 वर्ष तक होने पर उन्हें प्रतिमाह 2,500 रुपए की जो वित्तीय सहायता राशि है वो यहाँ पे दी जाएगी।
तो बिहार की जब मैं बात करता हूं तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है, जिसमें फगु चौहान जी गवर्नर है, पटना कैपिटल है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, 38 जिले हैं और 22 मार्च को देखिए मनाते हैं बिहार की स्थापना दिवस। देखिए आपको पता होगा कि बिहार की जब मैं बात करता हूं तो बिहार भारत के बड़े राज्यों में से एक है और बिहार में से बहुत ही फेमस राज्य अलग हुआ था 2000 के अंदर। तो 15 नवंबर 2000 को जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र के अंदर, तो उस समय 15 नवंबर 2000 को देखिए बिहार से अलग कर दिया गया था झारखंड। वैसे बता दूं मेरे साथियों, उस समय बिहार के साथ थोड़ा सा देखिए कहीं ना कहीं सही नहीं हुआ, ऐसा लोगों का कहना है और कहीं ना कहीं देखा भी जाए तो सही बात भी है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियल इलाका है, बहुत बड़ा जो खनिज संपदा वाला क्षेत्र है, यह सारा का सारा झारखंड में चला गया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। देखिए ये चीजें उस समय की अलग थी, क्योंकि उस समय जब सरकार ने विभाजन किया था तो कंडीशन परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा है कि किलर स्क्वाड्रन एनुअल जो अवार्ड सेरेमनी है 2020-21 की, वो कहां पर की गई है? तो ये की गई है कहां पर? देखिए मुंबई में। अब ये हुआ क्या, जरा समझिए। देखिए आपको बता दूं कि हम जब बात करते हैं किलर स्क्वाड्रन के बारे में, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चला था, तो ये युद्ध देखिए सिर्फ यहाँ पे थल सेना के बीच में नहीं था, यहाँ पे वायुसेना ने भी पार्टिसिपेट किया था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय नौसेना के बारे में। देखिए जब मैं बात करता हूं भारतीय नौसेना के बारे में, आप लोगों ने देखिए यहाँ पे गाजी मूवी तो देखी होगी गारंटी से। देखिए एक सत्य बात है कि भारतीय नौसेना ने भी यहाँ पे भारतीय थल सेना के बराबर ही यहाँ पे भाग लिया था 1971 की लड़ाई में। और यहाँ पे एक दिन याद आता है कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि दिसंबर 1971 में यहाँ पे देखिए कराची पे विस्फोट किए थे, कराची को जीतने का प्रयास किया था भारतीय नौसेना ने और कहीं ना कहीं जीत ही लिया था। तो बहुत सारे बेड़ों को नष्ट किया था भारतीय नौसेना ने और उसी उपलक्ष्य में ये जो दिवस है मनाया जाता है, जिसकी यहाँ पे देखिए एनुअल जो समिट होती है वो थी मुंबई के अंदर और यहीं पे ये दिवस मनाया गया था। देखिए भारतीय नौसेना की जब मैं बात करता हूं तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि भारत में भारतीय नौसेना के जो जनक माने गए हैं, द फादर ऑफ इंडियन नेवी, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा आपसे। द फादर ऑफ इंडियन नेवी मेरे साथियों कहा गया है किसे? यहाँ पे शिवाजी राव को। शिवाजी देखिए हम जब बात करते हैं द छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पे क्या है, मैंने शिवाजी राव गलती से बोल दिया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं द फादर ऑफ इंडियन नेवी। और सही मायने में बता दो मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं 1934 के अंदर देखिए इसे रॉयल इंडियन नेवी बनाया गया था, लेकिन जब 47 में इंडिया पाकिस्तान देखिए दो यहाँ पे देश बने थे तो यहाँ पे इसे डिवाइड किया गया रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल नेवी पाकिस्तान को। हम जब बात करते हैं 1947 के अंदर देखिए जेटीएस हॉल यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे एज अ फर्स्ट फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ऑफ रियल एडमिरल थे, जो 1950 में देखिए रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन नेवी यहाँ पे रह गया हमारे साथ में। और 1972 में 4 दिसंबर को देखिए मनाया जाता है कौन सा? द नेवी डे। तो फर्स्ट नेवी डे है जो 1972 में बनाया गया था। इसी के बाद में मतलब जब भारतीय नौसेना ने इतना पराक्रम दिखाया था, इतना शानदार प्रदर्शन किया था, उसके बाद यहाँ पे इसे रॉयल नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। देखिए तो जो नेवी डे है वो हर 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। दिल्ली में देखिए इसका हेडक्वार्टर है। देखिए पहले मुंबई से हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था दिल्ली के अंदर 26 जनवरी 1950 को। देखिए कहते कि बेसिकली फाउंड हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था, ये पहले भी फाउंड हो चुका था। चलिए क्योंकि संविधान लागू है तो हमने कह दिया है। चलिए क्वेश्चन ये देखिए कि चैंपियंस लीग 2021 के खिताब किसने जीता है? तो चैंपियंस लीग का जो खिताब जीता है वो जीता पे चेल्सी ने। अभी है होता क्या, जरा समझिए, आपको मैं सारी बात बताता हूं। देखिए हैव अ लुक ऑन दिस। हम जब बात करते हैं यूफे के बारे में, यूनाइटेड ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने यहाँ पे देखिए चैंपियंस लीग कराता है, जिसमें चेल्सी ने देखिए यहाँ पे जीत ली है ये जो पूरी की पूरी ट्रॉफी है इसको। और ये सिंपल सा क्वेश्चन कहा जा रहा है। देखिए हैरी केन ने जीता देखिए इस बार यहाँ पे प्रीमियर लीग के अंदर जो गोल्डन बूट है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की, तो फुटबॉल से लेके एक क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा बनेगा कि 2022 के अंदर जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है वो कहां पे होने वाला है? तो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला कहां पे? देखिए साथियों कतर के अंदर। याद कर लीजिएगा कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। देखिए फुटबॉल के वर्ल्ड कप से बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बनते हैं कि 2010 में कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका में। 14 में कहां पे हुआ था? ब्राजील में। 18 में कहां पे? रशिया में। 22 में कहां पर है? कतर में है। और 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कहां पे प्रस्तावित है? 3 देशों में है, कनाडा, मैक्सिको, यूएस के अंदर। और जब बात की जा रही है तो देखिए ये फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए यहाँ पे टाटा डिजिटल, तो टाटा डिजिटल ने यहाँ पे देखिए बाय कर लिया है, खरीद लिया है कितना परसेंटेज स्टेक इन बिग बास्केट?
देखिए आप जानते हैं कि बिग बास्केट यहाँ पे बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी रही थी और टाटा डिजिटल ने इसे देखिए खरीद लिया है 64% शेयर को। यस मेरे साथियों, तो टाटा डिजिट ने देखिए यहाँ पे 64% जो स्टेक्स है वो बिग बास्केट यहाँ पे खरीद लिया है। इन्होंने इन्वेस्ट किया है 219 मिलियन डॉलर्स को। और हम जब बात करें तो देखिए अब यहाँ पे बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर बन गया पे कौन सा, टाटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनने वाला है, इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। देखिए टाटा ने क्या किया, देखिए अभी हाल ही में देखिए कहीं ना कहीं फार्मेसी की फील्ड में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मेसी की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है 1mg, और 1mg की हम जब बात करते हैं लगभग 65% जो स्टेक्स हैं, जो शेयर्स हैं वो खरीद लिए हैं। और ये देखिए नया ओनर बन चुका है इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी स्टार्टअप, ई फार्मेसी स्टार्टअप हम कह सकते हैं। तो 1mg को भी यहाँ पे खरीद लिया है किसने पे, टाटा ने 65% शेयर के साथ में। चलिए देखिए ये टाटा की बात की जा रही है। वैसे बहुत ही बड़ा हुआ बिजनेस है, बहुत ही फैला हुआ व्यापार इन लोगों का, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। देखिए सबसे सज्जनीय और देखिए सम्मानित व्यक्तियों में से एक मानता हूं मैं रतन टाटा जी को, और मेरे ख्याल से तो सही मायने में देखिए भारत रत्न के कहीं बनना भी चाहिए लोगों को। वैसे बहुत से लोग हैं भारत के अंदर जिन्हें वास्तव में भारत रत्न मिलना चाहिए, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरी नजरों में देखा जाए तो। चलिए तो देखिए टाटा का यहाँ पे पूरा का पूरा जो रूप है मैंने बता दिया आप लोगों को। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये दिया गया कि भी हाल ही में लॉस एंजलिस के भारतीय फिल्म फेस्टिवल में जो 19 वर्ष का एडिशन हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए किसे ग्रैंड जूरी पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है देखिए यहाँ पे तमिल मूवी जिसका नाम है सेठुमान को। तो यहाँ पे तमिल मूवी है जिसका नाम है सेठुमान, जिन्होंने जीता है ग्रैंड जूरी अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म। और करिश्मा दुबे की यहाँ पे शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है बिट्टू, और इन्हें मिला देखिए यहाँ पे शॉर्ट बेस्ट फिल्म मूवी, जो शॉर्ट बेस्ट फिल्म का यहाँ पे ग्रैंड जूरी पुरस्कार। देखिए जो करिश्मा दुबे की जो मूवी है ना बिट्टू, ये रेस में है फॉर द नॉमिनेशन फॉर द 2021 अवार्ड्स। यस, तो 2021 के जो ऑस्कर अवार्ड्स है उसमें नॉमिनेशन में है ये भारतीय मूवी। अब सर ये क्या है जरा बता दीजिए मुझे। देखिए आपको बता दूं कि यहां पर देखिए एक एनजीओ है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था पे क्रिस्टियाना यहाँ पे मैरोंडा के द्वारा 2003 के अंदर, जिसका नाम है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस। इसमें होता क्या है कि भारत के अंदर जो क्षेत्रीय भाषा में बनने वाली मूवीज हैं, जिनकी पटकथा बहुत अच्छी है, जिनकी स्टोरी और स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, इन्हें भी विश्व पटल पे सम्मानजनक स्थिति में लाया जा सके। देखिए भारत में समस्या ये है कि हम देखिए हर मूवी को अंडररेटेड मान के चलते हैं। हम ये मानते हैं कि ये मूवी देखने योग्य नहीं है, लेकिन सही मायने में देखिए बहुत सी मूवीज ऐसी है जिनकी स्टोरी राइटिंग और वास्तव में उनके अंदर जो क्लाइमेक्स है वो बहुत अच्छा हो सकता है, वो कोई ना कोई बेहतरीन मैसेज दे सकती है, लेकिन इतनी भीड़ में वो कहीं ना कहीं मूवी दब के रह जाती है। तो विश्व पटल पे लाने के लिए उनको देखिए कहीं ना कहीं इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, और इसी का नाम है यहाँ पे क्या देखिए द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस। जो देखिए यहाँ पे जूरी है भारतीय जूरी है, जिसमें मिलन चक्रवर्ती है, नथन फाइशर है और जेन विल्सन है। और देखिए इस बार 14 फिल्म्स आई थी 17 लैंग्वेज के अंदर, जिसमें 16 मूवीज यहाँ पे जिसमें से देखिए कुछ मूवीज यहाँ पे 16 वुमेन डायरेक्टर्स के द्वारा भी आई गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 31 मई की बात करते हैं। तो 31 मई को इनमें से कौन सा डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए तो 31 मई को मनाते हैं मेरे साथियों पे कौन सा, देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस, द वर्ल्ड प्रोहिबिशन टोबैको डे मनाया जाता है। तो आज के दिन कहते हैं कि नो टोबैको। देखिए तंबाकू की जब मैं बात कर रहा हूं तो देखिए सही नहीं है, इससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपके फेफड़े खराब है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसर। यस, आपको देखिए कैंसर की बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पे हो सकती है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे है जो 2021 में सेलिब्रेट किया जाता है 31 तारीख को, और कमिट टू क्विट इस बार थीम दी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे है जो सेलिब्रेट किया जाएगा मंडे 31 मई 2021 को, और कमिट टू क्विट यहां पे इस पर थीम है, याद कर लीजिएगा। वैसे बता दूं मेरे साथी देखिए 1988 में जब WHO की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि भारत के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा टोबैको के यहाँ पे देखिए पेशेंट्स मिलते हैं, और ये कहा जा रहा है कि आज भी देखिए 88 की जब बात कर रहा हूं, जब दोबारा से देखिए कहीं ना कहीं, और इसी के बाद देखिए ये जो डे है वो रेजोल्यूशन पास किया गया था। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं अभी की, मैं शायद 3 या 4 दिन पहले पढ़ रहा था यहाँ पे, हाँ 4 दिन पहले पढ़ रहा था WHO की रिपोर्ट के बारे में कि भारत में देखिए कैंसर का जो मुख्य कारण है वो टोबैको माना गया है। लेकिन समस्या ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे राज्यों के अंदर, बहुत सारे गांव के अंदर जो तंबाकू है वो यहाँ पे शान का प्रतीक बन चुका है। जब तक वो ऐसे फेंट के खाएंगे नहीं ना, उनकी शान में देखिए गिरावट हो जाती है। तो समस्या पे मानसिकता की है, मेंटेलिटी की है। हम कितना भी समझा ले लेकिन मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ये चीजें होने वाली नहीं है। तो मैं यही कहूंगा मेरे साथियों, यदि आपके घर में कोई बड़ा है, बुजुर्ग है जो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, तो उन्हें समझाइए कि इन सब का सेवन यहां पे सही नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डालेंगे।
चलिए, तो हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आई है जिसका नाम है सेज जर्नलिस्ट की। तो सेज जर्नलिस्ट का ये कहना है कि यहाँ पे कम से कम 8 मिलियन जो पीपल हैं वो हर साल मारे जाते हैं इसी के कारण, और यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं तंबाकू के, और भारत यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है तंबाकू का, याद कर लीजिए मेरे साथियों, और खासकर नॉर्दर्न इंडिया। तो ये था आज को हमारा बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स। अब हम बातें हैं देखिए वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। मैं इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए आपकी तैयारी को बढ़ने की यहाँ पे अब जरूरत है, और मैं बता दूं मेरे साथियों कि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के साथ में। जस्ट सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आप जिस किस भी कोर्स में जाना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कुछ भी हो, आप उसका कोर्स लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मेरे साथियों आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस। यहाँ पे हम जब बात करते हैं लाइव टेस्ट है, क्विज है, सबसे पहले बात यह देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स मिलने वाला है टॉप फैकल्टीज के द्वारा, और मेरा स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का बैच आने वाला है जल्द ही यहाँ पे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको मैं यूपीएससी प्रीलिम्स तक की जो तैयारी है वो कराने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से। मैपिंग है, कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार कतई ज़हर वाले कंसेप्ट मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो देखिए टॉप एजुकेटर्स के जो बैच है वो लॉन्च हो चुके हैं 2 जून से। अगर आप एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप संकल्प बैच या फिर यहाँ पे सफलता बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू होने वाला है 2 जून से। बहुत ही शानदार बैच है, टॉप फैकल्टीज के द्वारा बैच मिलने वाला है, और सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HTSIR10। आप इस कोड को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, द प्राइसेस विल फॉल डाउन। आप गलती से भी ये प्राइस पे ना कर दीजिएगा, सिंपली यहाँ पे यूज कीजिए मेरा कोड HTSIR10। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरे साथियों, हर साल देखिए हर संडे की जब बात करते हैं तो हर संडे यहाँ पे होता है एसएससी का कॉम्बैट, जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे पूल रेस, बहुत सारे पूल यहाँ पे देखिए प्राइजेस। यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसमें सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली कोड यूज करना पड़ेगा, तो इसे अनलॉक करने के लिए यहाँ पे कोड यूज कीजिए मेरा, दैट इज HTSIR10। पार्टिसिपेट कीजिए और बहुत सारे स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं। तो इट्स अ टाइम टू यहाँ पे ऑल सेट एंड लेट्स क्रैक इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ मिलने वाली है इस पूरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जो पहला कमेंट है वहां पे पिंग होगा मैसेज। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो सिंपली यहाँ पे देखिए सर्च कीजिएगा हरीश तिवारी सर अकेडमी विद द सेम फोटो विद द सेम टी शर्ट। आप देखिए यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम हरीश तिवारी टीचर इन एसएससी एग्जामिनेशन, जहां पे मैं आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस दे रहा हूं। तो साथियों ये था आज का हमारा स्पेशल सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत पसंद आई होंगी, और जल्दी मैं पूरी मंथ की जो कंपाइलेशन वीडियो लेके आने वाला हूं। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।